तो अभी हम चार्ज को स्टोर करना सीखेंगे। तो कैपेसिटर को निपटाएंगे एंड देन देखा था कैपेसिटर काफ़ी डिवाइसेस में आपने देखा होगा। तो बात करेंगे व्हाट इज़ कैपेसिटर। तो अभी हमारे पास बॉडी को चार्ज करना आ गया था एंड उसकी फील्ड वगैरह पे भी हमने डिस्कस कर दिया था। लेकिन बॉडी का चार्ज तब काम करेगा जब वो किसी चीज़ में स्टोर्ड हो जाए कि वेन एवर वी नीड इट वी रिलीज। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस बनाई कि जो चार्ज को स्टोर करेगी। इट इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्ड अ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि कोई मेटल लिया एंड उसमें चार्ज को हमने स्टोर करना स्टार्ट किया। कोई चार्ज हम स्टोर करेंगे यहाँ पर और सारा जो चार्ज है वो यहाँ पे बॉडी के अंदर स्टोर करते जाएंगे। अभी जब बॉडी में यहाँ पे चार्ज स्टोर करेंगे तो स्टोर करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा कि एक चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक वर्क कराया एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा कहलाता है पोटेंशियल। तो दैट मीन जैसे जैसे हम इसमें चार्ज लाएंगे वैसे वैसे इस बॉडी का पोटेंशियल चेंज होएगा। अभी क्वेश्चन है कि पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा। अभी बताएं कि ये अगर 3 चार्ज लाए, पहले बॉडी में एक सिंगल चार्ज लेके आए, फिर उसमें दूसरा चार्ज रखा, फिर तीसरा चार्ज रखा, इस तरह से बॉडी में चार्जिंग हम करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इस पर वर्क भी बढ़ता जा रहा है। तो वर्क डन ऑन 3 ग्रेटर होएगा कंपेयर टू द वर्क डन ऑन सेकेंड चार्ज। क्योंकि जब फर्स्ट चार्ज था तो यहाँ पे अपोज करने के लिए कोई इसके पास चार्ज नहीं था, तो बॉडी में इजीली हमने चार्ज स्टोर कर दिया। लेकिन जब सेकंड चार्ज इसमें स्टोर करने वाले हैं तो फर्स्ट चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, जिससे हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द वर्क डन करना पड़ रहा है। सिमिलरली थर्ड चार्ज के लिए हम 2 चार्ज इसको रिपेल कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम चार्ज स्टोर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वर्क बढ़ता जाएगा एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड अ पोटेंशियल। तो दैट मीन चार्ज करते टाइम हमारा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जिसमें बॉडी में चार्ज लाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। लाइक अ बकेट, एक बकेट हम देखें तो बकेट का काम भी क्या है कि स्टोर्ड करना। ये वाटर को स्टोर्ड कराती है। तो जैसे बकेट में वाटर स्टोर्ड होता जाता है, वाटर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बकेट का लेवल भी, जो हाइट है इसकी, वो बढ़ती जाती है। अभी किसी भी बकेट में जो लेवल हाइट का बढ़ना है वो अप टू द लिमिट होगा, यानी एक लिमिट तक आप उसकी हाइट को बढ़ा सकते हो, उसके लेवल को बढ़ा सकते हो। उसके बाद अगर आपने और वाटर को स्टोर्ड किया तो वो सारा वाटर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो सेम एज जैसे बकेट वाटर स्टोर कर रहा है, सेम एज कैपेसिटर हमारा चार्ज स्टोर कर रहा है। तो चार्ज स्टोर करेंगे, बकेट की हाइट बढ़ती जाएगी, लेवल बढ़ता जाएगा उसका वाटर लिक्विड का। सिमिलरली चार्ज स्टोर करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल बढ़ने का भी एक लिमिट रहने वाला है। एक लिमिट तक पोटेंशियल बढ़ सकता है, उसके बाद आप पोटेंशियल को इंक्रीज नहीं करा पाओगे और वो ही उसकी कहलाएगी यहाँ पर कैपेसिटी। एक कांस्टेंट यहाँ पे ले आएंगे एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कैपेसिटी एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। सो C is constant called capacity of capacitor। तो C यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा C का Q/V। तो C is called a capacity of capacitor। अब ऐसा यूनिट की बात करें तो C इज इक्वल्स टू Q/V। तो ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, या फिर इसको फैरेड के नाम से भी नोट करते हैं, कूलम पर वोल्ट या फैरेड। एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, डोंट हैव एनी डायरेक्शन, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। एक चीज को और ध्यान रखेंगे कि फैरेड जो है वो आपके एक ऐसा यूनिट है लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। प्रैक्टिकली में हम कैपेसिटर को फैरेड में नहीं पढ़ते। 1 फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है, वो अभी थोड़ा और आगे के लिए समझ पाएंगे। नाउ एक डेरिवेशन करना है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। के सपोज हमारे पास कोई एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसमें हमने चार्ज स्टोर्ड कर लिया। तो इसका कितना कैपेसिटेंस होगा। अभी कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला हमको मिल गया है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना है।
तो लेट अस सपोज इस कैपेसिटर में Q चार्ज स्टोर्ड है एंड फिर निकालना है हमको इसका पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल निकालने के लिए लास्ट टॉपिक में हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला डिस्कस करा था कि Q अपॉन R इफ R इज द रेडियस। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा K Q अपॉन C इज इक्वल्स टू Q ओवर V, सो दिस इज Q, सो K Q ओवर R, Q कैंसिल हो जाएगा एंड K का वैल्यू लगाएं तो इट बिकम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये ऊपर जाएगा बिकॉज डिवाइड के डिवाइड में वैल्यू हो रहा है, सो इट बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर हमें मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये हमारा जनरल फॉर्मूला रहेगा, और जब स्फेरिकल कैपेसिटर आएगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। सिमिलरली हमारे पास अर्थ भी एक स्फीयर होता है, अर्थ भी एक स्फीयर है, तो हम निकालेंगे अर्थ का कितना कैपेसिटेंस हो सकता है। अर्थ भी हमारे पास स्फीयर है R रेडियस की, तो इसका जो कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है तो फॉर्मूला अभी में स्फेरिकल कैपेसिटर का मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी हमको 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, बिकॉज 1 अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी रहेगी 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ हमको पता है 6400 किलोमीटर होता है। इसको अगर ऐसा यूनिट यानी कि मीटर में बदलें तो इट बिकम 6.4, 3 पॉइंट लगा दिए, किलोमीटर को मीटर बदला जाएगा तो इट बिकम 10 टू द पावर 6 मीटर। दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो वैल्यू लगाएं, रेडियस ऑफ द अर्थ का वैल्यू हो जाएगा 6.4 10 टू द पावर 6, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/9 10 पावर 9 इंटू 6.4 10 पावर 6। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो दिस वैल्यू बिकम 0.711 10 की पावर -3 फैरड, 0.711 10 की पावर -3 फैरड। तो लुक एट, अर्थ जैसी हैवी बॉडी का भी कैपेसिटेंस 1 फैरड नहीं आया, तो दैट्स व्हाई वी से 1 फैरड इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटर, इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटर। अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करें तो 3 डेसिमल को राइट साइड ले गए तो 3 पावर और हो जाएगी, तो इट बिकम 10 की पावर -6 यानी कि 711 माइक्रोफैरड। डायरेक्टली एग्जाम में आता है, एमसीक्यूज वगैरह में आता है कि कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, तो वैल्यू भी डायरेक्टली याद रखेंगे 711 माइक्रोफैरड। सो एज वी सी कि 1 फैरड इज अ वेरी बिग यूनिट, तो हम मोस्टली कैपेसिटेंस को या तो माइक्रोफैरड में पढ़ते हैं, नैनो फैरड में पढ़ते हैं, या पीको फैरड में पढ़ते हैं। तो 1 माइक्रोफैरड में आपको याद रखना है 10 की पावर -6 फैरड होगा। तो जब कभी भी न्यूमेरिकल में अगर माइक्रोफैरड दिखाई दे तो पहले ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कैपेसिटेंस हमें इन्हीं यूनिट में मिलेगा, बिकॉज दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट। नैनो फैरड का मीन्स 10 की पावर -9 फैरड एंड पीको मीन्स 10 की पावर -12 फैरड। सो दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स। मोस्टली कैपेसिटेंस इन्हीं यूनिट्स में प्रैक्टिकली देखा गया। Now we come पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिकॉज स्फेरिकल कैपेसिटर इवन अर्थ जैसी हैवी बॉडी के पास भी इतना कैपेसिटर नहीं मिला कि हमको कोई ज़्यादा यूजफुल हो जाए, तो इसलिए कैपेसिटर को हमने दूसरे शेप में चेंज करना देखा एंड हमें मिला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक प्लेट को हम चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक प्लेट को जब हम चार्ज करना स्टार्ट करेंगे तो देखा है कि चार्जिंग के साथ इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, अप टू अ लिमिट एक पोटेंशियल बढ़ सकता है, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटी तक ही पोटेंशियल बढ़ेगा, उसके बाद ये पोटेंशियल करेगा क्या। सपोज दैट अगर यहाँ पे 100 वोल्टेज हो गया, अगर हम माने कि 100 वोल्टेज पे ये जो आसपास एयर मॉलिक्यूल्स हैं,
आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा, इसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव को इस तरह से पोलराइज कर देगा, बिकॉज इट बिकम अ वेरी हाई पोटेंशियल। एक हाई पोटेंशियल होने पे ये आसपास के एयर के मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देगा। पोलराइज मीन नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा एंड पॉजिटिव को ये रिपल करेगा। एंड अगर इससे थोड़ा और पोटेंशियल इंक्रीज करें तो इवन उस पोटेंशियल पे तो ये पूरा नेगेटिव को ब्रेक कर लेगा और पॉजिटिव को पूरी तरह से मॉलिक्यूल्स में से ब्रेक कर देगा। इस केस को हम कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ एयर इंसुलेशन। एयर जो कि एक इंसुलेटर था, उसके अंदर को भी चार्ज को ब्रेक कर लिया। दिस इज कॉल्ड अ ब्रेक डाउन ऑफ एयर इंसुलेशन। अब जैसे इसका नेगेटिव खींचता है, इसमें जो भी एक पॉजिटिव हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, इसने इसका नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल कर गए, यानी कि इसके बाद हम और चार्ज स्टोर नहीं कर पाए। जितना हम चार्ज बढ़ाते गए उतना ये नेक्स्ट एयर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर लेगा। नेक्स्ट चार्ज हम लाएंगे यहाँ पे प्लस में, ये नेक्स्ट नेगेटिव को खींच लेगा, एंड देन देखेंगे चार्ज यहाँ से आएगा और यहाँ को निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो दिस बिकम अ फाइनल कैपेसिटेंस। इसके बाद हम और चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए हमने एक और केस बनाया कि थोड़ा और चार्ज स्टोर करने के लिए हमने एक कैपेसिटर प्लेट नहीं लेकर दो प्लेट ले ली। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट मिलती हैं। अगर हम दूसरी प्लेट ले लें तो अभी ये दूसरी प्लेट का भी पोलराइजेशन कर देगा, क्योंकि एयर का भी कर रहा था इसी पोटेंशियल पर। एंड इस प्लेट को अर्थिंग कर दें। अर्थिंग करने से सारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो इस प्लेट के पास बचेगा पॉजिटिव और इस प्लेट के पास इंडक्शन मेथड से जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल सपोज करो हमें 100 पे ब्रेक डाउन हो रहा था, ये नेगेटिव सपोज कर लो यहाँ पे 30 मिल रहा है, तो अभी नेट पोटेंशियल के लिए हमें कितना मिल जाएगा 100 माइनस 30, दैट मीन 70। सो दैट मीन आसपास एयर 100 पे ब्रेक डाउन हो रहा था, तो अभी इसका नेट पोटेंशियल बन गया है 70, तो हम यहाँ पे और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो एक सिंगल प्लेट ना लेकर डबल प्लेट लेने से हमें थोड़ा और कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो दैट्स व्हाई वी यूज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे दो प्लेट्स हम रखेंगे। So one plate is positive and other plate is negative and separated by some distance let d। लेट इस प्लेट्स का एरिया ये है, तो ये भी सेम एरिया की प्लेट हमने रख ली। यहाँ पे प्लेट्स का एरिया दोनों का ए कंसीडर किया। इसका कैपेसिटेंस हमें निकालना है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हम वही अपना जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चार्ज निकालेंगे, तो दैट इज टोटल चार्ज यहाँ पे प्लेट पे कितना होएगा, टोटल चार्ज सपोज करो यहाँ पे Q होएगा। अभी प्लेट पे जो भी चार्ज आएगा वो उसकी सरफेस चार्ज आएगा, इसकी पूरी सरफेस पे आप चार्ज भर सकते हो। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज यहाँ से हम लिख देंगे सिग्मा इंटू एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से चार्ज कैलकुलेट किया तो वैल्यू लगा दें यहाँ पे सिग्मा इंटू एरिया। नाउ अभी हम पोटेंशियल निकालेंगे। ओके, पोटेंशियल निकालने के लिए के क्यू अपॉन आर वाला फॉर्मूला वो वहां तक ही लिमिट है जहाँ पे एक सिंगल पॉइंट चार्ज आपने माना है। तो के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आप देखेंगे पीछे लास्ट टॉपिक में तो वो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था। अभी यहाँ सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं है, पूरी प्लेट पे फॉर्मूला है, पूरी प्लेट पे चार्ज है। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन में हमने पढ़ा था कि E इक्वल्स टू होता था dV अपॉन dx। तो कैलकुलेट करें dV को तो मिलेगा E इंटू dx, एंड dV से अगर V करें इंटीग्रेशन करें तो मिल जाएगा E इंटू एक्स। तो एक रिलेशन मिला था पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर ये पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएं तो
v इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें E इंटू एक्स मीन डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितनी है d, तो हमें पोटेंशियल मिला v इज इक्वल टू E इंटू d। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, यहाँ थोड़ा सा गॉस थ्योरम पे जाना पड़ेगा। गॉस थ्योरम ने पढ़ाया था कि सिंगल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब दो प्लेट्स आ जाती हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, डबल हो जाता है। अब थोड़ा इसमें गॉस थ्योरम का डेरिवेशन एंड फॉर्मूला वहां से नोट डाउन कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगी हमें सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। नाउ पोटेंशियल आ गया है, चार्ज आ गया है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज इज सिग्मा इंटू एरिया एंड दिस इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा टू सिग्मा कैंसिल करें तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो कैपेसिटेंस का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो यहाँ से अगर कैपेसिटेंस देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है फर्स्टली मीडियम पर, एप्सिलॉन नॉट मीडियम प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ द प्लेट्स पर, एंड सेकेंडली डिपेंड कर रहा है ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा यहाँ से, मीडियम, एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसी बेस पे अगर एक न्यूमेरिकल हम यहाँ देखें तो इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates, each plate has an area of this। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करें और प्लेट्स का एरिया हमको यहाँ पे गिवन कर दिया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm, और प्लेट्स की डिस्टेंस 3 mm कंसीडर की। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, अगर इसको 100 वोल्ट की बैटरी से भी कनेक्ट कर लें तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो देन हमें चार्ज भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हमें क्या गिवन है यहाँ पर, एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग प्रीवियस फॉर्मूला। तो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगा दें तो 8.85 10 to the power minus 12 इंटू एरिया हमको गिवन है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, एंड डिस्टेंस हमारे गिवन है 3 mm, लेकिन mm को हम मीटर में बदलेंगे तो इट इज -3। सो ये कैंसिल हो जाएगा, -3 कैंसिल कर लें, 1 3 टू द 6 कैंसिल कर लें, मल्टीप्लाई करें तो 8.85 की 2 से 5 10, so it becomes 17.7 10 to the power minus 12 farad। minus 12 को हम पिको फैरड भी बोलते हैं। so this is 17.7 पिको फैरड। कैपेसिटेंस हमको पता लग गया। अभी हमको चार्ज ऑन निकालना है। चार्ज निकालने के लिए पोटेंशियल भी गिवन कर दिया, और बेसिक फॉर्मूला चार्ज के लिए आ जाए तो चार्ज इज इक्वल टू हो जाता है CV, एंड C हमको पता लग चुका है 17.7 and potential is 100, so this is 1770 पिको कूलम। पिको कूलम में ही रहने देते हैं इसको भी, क्योंकि पिको फैरेड था तो इट बिकम अ पिको कूलम, या फिर आप लिख सकते हैं 10 को पावर माइनस 12 कूलम। क्लियर, इजी न्यूमेरिकल। इस और भी आप देख सकते हैं कोई न्यूमेरिकल, एंड कोई और क्वेरीज हो तो आप पूछ भी लेंगे। नाउ अभी हम देख रहे थे कि कैपेसिटर मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मीडियम चेंज करने से भी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अभी हमें एक मीडियम और पढ़ना है, दैट मीडियम इज कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक। दो टाइप का अभी तक हमें मीडियम मालूम था, एक इंसुलेटर होता है और एक कंडक्टर होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कहीं इंसुलेटर की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन इसमें एक केस हो जाता है क्या, डाइलेक्ट्रिक इज सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। तो लाइक इंसुलेटर ये भी चार्ज को फ्लो नहीं करेगा, बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जो चार्ज है उसके अंदर वो एक दूसरे पे फोर्स बनाएंगे,
रेस्ट में है, चार्ज मोशन नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज अपने फोर्स बनाएंगे और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप का हमें देखने को यहाँ मिलेगा, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक जिनमें पोल होंगे, डाइपोल होगा। एंड एग्जांपल्स के लिए हम देखें तो जैसे NaCl, अब Na पे क्योंकि पॉजिटिव साइन होता है और Cl पर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एंड इनके बीच में बॉन्ड की कुछ लेंथ होती है, जिसे हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ की टर्म में। एंड जो भी बॉन्ड लेंथ होगी वही हमारा पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट बाय सम डिस्टेंस कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास एक डाइपोल। लेकिन नॉन पोलर में अगर हम देखें तो लाइक एग्जांपल CO2, C पॉजिटिव होगा, O नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों एक साथ ही आ जाएंगे। तो दैट मीन ये आपको डाइपोल नहीं बना के देगा, क्योंकि डाइपोल बनाने के लिए दो कंडीशन है, पॉजिटिव नेगेटिव दो इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस और होनी चाहिए उनके बीच में। जबकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज तो हैं, लेकिन ये एक ही पोजीशन पे लाई कर रहा है, सेपरेशन नहीं है इनके बीच में। तो सेपरेशन नहीं है, इसलिए हमारे कहलाएंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। बट अगर हम इसे कैपेसिटर की फील्ड में रखें हैं, तो लाइक दैट अगर हम इसे कैपेसिटर के बीच में रखें, तो चाहे आप पोलर रख दो या नॉन पोलर रख दो, तो ये पोलर रखा, तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको अलाइन कर लेगी अपनी डायरेक्शन में। अलाइन करने का मतलब ये सारे नेगेटिव को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करा के रखेगा और पॉजिटिव को रिपेल करा लेगा, तो ये अलाइन हो जाएंगे इसी फील्ड की डायरेक्शन में। एंड आप देखें तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से अलाइन हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर हम नॉन पोलर को भी यहाँ रखेंगे, तो नॉन पोलर के साथ भी यही केस देखने को मिलेगा कि कैपेसिटर के बीच में अगर हम नॉन पोलर को भी रखेंगे, नॉन पोलर में प्लस माइनस दोनों एक साथ रहते हैं, तो जैसे ये फील्ड में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा एंड दिस बिकम प्लस, माइनस अट्रैक्ट कर लेगा, दिस बिकम प्लस, माइनस अट्रैक्ट, बिकॉज ये पॉजिटिव प्लेट थी तो ये सारे नेगेटिव को इसका अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम देखें तो कैपेसिटर के बीच में चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक आए या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आए, आफ्टर कैपेसिटर के बीच में आते ही दोनों का काम एक ही हो जाता है। तो कैपेसिटर के बीच में हमें डाइलेक्ट्रिक कोई से ही भर दें, पोलर या नॉन पोलर, पोलर जिसमें अपना डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन नॉन पोलर जिसका अपना कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, लेकिन कैपेसिटर के बीच में आते ही दोनों ही अलाइन हो जाते हैं और आज पोल में ही केस हो जाते हैं। अगर हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, तो जो हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड थी वो इस पॉजिटिव टू नेगेटिव दिस डायरेक्शन में थी E, और इसकी फील्ड देखें तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो डाइपोल आगे करेगा क्या, डाइपोल आकर एक्सटर्नल फील्ड को क्या करेगा, डिग्रीज करेगा। सेम चाहे पोलर हो जाए या नॉन पोलर हो जाए, दोनों की ही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिग्रीज करना है। तो डाइपोल का मेनली काम ये है, क्योंकि अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जिससे एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर सकें, यानी कि ऑलवेज एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी फील्ड बनाएंगे। एंड ये डाइपोल डाइलेक्ट्रिक अलग होगा इंसुलेटर से। इंसुलेटर में भी चार्ज मूव नहीं करते, डाइपोल में डाइलेक्ट्रिक में भी चार्ज मूव नहीं करते। इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, लेकिन अपनी फील्ड बना देगा, और फील्ड इस तरह से बनाएगा कि एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर दे, कम कर दे। जैसे एक्सटर्नल फील्ड कम होती है डाइलेक्ट्रिक के आने से, तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल था फील्ड इनटू डिस्टेंस, एंड पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, हम और चार्ज एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई डाइलेक्ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें डाइलेक्ट्रिक भरना पड़ता है ताकि ये एक्सटर्नल फील्ड को कम कर सके। फील्ड कम हुआ, पोटेंशियल कम हुआ, हम और चार्ज स्टोर कर पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक भरने से हमारा कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अभी हमने डाइलेक्ट्रिक भरा है तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले जो हमने फॉर्मूला देखा था वो विद एयर था। तो सपोज यहाँ पे हमने कोई डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करते हैं,
एंड इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, विच हैव अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k क्या होगा, तो k का वैल्यू होगा जो भी हम इसके पास ओरिजिनल फील्ड थी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को क्या करना है, आगे एक्सटर्नल फील्ड को कम करना है, तो जो भी ओरिजिनल फील्ड थी का रेशो और जो रिड्यूस फील्ड कर देगा ये, उसका रेशो अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि जितना ज़्यादा वो रिड्यूस करेगा फील्ड को, और ओरिजिनल फील्ड है और ओरिजिनल फील्ड टू द रिड्यूस फील्ड का जो रेशियो होगा वो हमारा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसे हम k से डिनोट कर देंगे, तो k यहाँ पे कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई भी k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, तो सबसे पहले हम दो चीजें यहाँ पे निकालेंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए। पहले आप यहाँ निकालोगे टोटल चार्ज और फिर आप निकालोगे यहाँ पोटेंशियल। यही हम प्रोसेस अप्लाई करते हुए आ रहे हैं कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अगेन हम देखें तो डाइलेक्ट्रिक जब भी इसमें के अंदर भरा होगा तो वो डाइलेक्ट्रिक चार्ज को तो मूव नहीं करने दे रहा है, भले इसके चार्ज फील्ड के अपोजिटली अलाइन हो गए हैं, लेकिन चार्ज तो मूव नहीं किया है। क्योंकि चार्ज मूव नहीं किया है तो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनका चार्ज ना ही बढ़ना है ना ही कम होना है, क्योंकि चार्ज मूव नहीं किया है डाइलेक्ट्रिक के थ्रू। तो इसीलिए जो चार्ज पहले था, पहले मतलब हमने चार्ज निकाला था कौन से फॉर्मूले से, सिग्मा इंटू एरिया, तो यहाँ भी चार्ज सेम रहने वाला है, दैट इज सिग्मा इंटू एरिया रहने वाला है। तो चार्ज नहीं इंक्रीज हुआ है नहीं डिक्रीज हुआ है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ नहीं कर रहा है मूव करने के लिए। लेकिन पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ने का, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था E इंटू डी, और डाइलेक्ट्रिक ने आके फील्ड को कम कर दिया, तो यहाँ पे E रिड्यूसिंग फील्ड लेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के आने से E इलेक्ट्रिक फील्ड E नहीं रही है, अब E रिड्यूस हो गई है। E रिड्यूस का फॉर्मूला अगर यहाँ से पढ़ें तो E रिड्यूस हमें मिल जाएगा E बाय के, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप करेंगे तो यहाँ वैल्यू लगाएं तो मिलेगा फॉर्मूला E बाय के। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटू डी। अभी हमारे पास चार्ज आ गया एंड पोटेंशियल आ गया। अब हम निकालने हैं इसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाएं, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज का वैल्यू लगा दें एंड पोटेंशियल का वैल्यू लगा दें, ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा टू सिग्मा एंड ये ऊपर आ जाएगा, तो इट इज बिकम के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। एयर में हमने देखा था ओनली एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी आ गया था, और यहाँ पे देखें तो आ चुका है के मल्टीप्लाई में। दैट मीन जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस वैल्यू का होगा, डाइलेक्ट्रिक का होगा, उतने टाइम से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो एक डायरेक्टली रिलेशन भी बन जाएगा कि जो डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस है वो एयर के कैपेसिटेंस में के टाइम्स हो जाएगा। अगर एयर का कैपेसिटेंस किसी बॉडी का 5 माइक्रोफैरेड है तो डाइलेक्ट्रिक के आने से अगर 4 वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक करा है तो 5 फॉर द 20 कैपेसिटेंस बन जाएगा, डायरेक्टली के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एयर से। तो दैट वाई इट इज वेरी नेसेसरी इन अ कैपेसिटर बिकॉज टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। अच्छा, अब अगर कैपेसिटेंस को ही देखें यहाँ पर, अभी डाइलेक्ट्रिक के लिए भी दो केस बनेंगे। अगर हम, ये तो फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक हमने भरा था, अगर हम हाफ फिल्ड डाइलेक्ट्रिक भरें, हाफ फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मींस कि हमने कोई कैपेसिटर लिया एंड इसमें कुछ डिस्टेंस और तो डाइलेक्ट्रिक भरा और बाकी डिस्टेंस इसको एयर के लिए छोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड हाफ फील्ड डाइलेक्ट्रिक। ये भी डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है हाफ फील्ड डाइलेक्ट्रिक का। तो हाफ फील्ड डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या होगा कि सपोज दैट यहाँ पे टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक भरा है जबकि इसकी ओरिजिनल प्लेट्स की थिकनेस डी थी, तो यहाँ पे अगेन डाइलेक्ट्रिक से चार्ज तो मूव नहीं होता है, इसलिए हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो तो अगेन सेम रहने वाला है। टोटल चार्ज हमारे पास वही वैल्यू रहने वाला है, दैट मीन सिग्मा इंटू एरिया। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के आने से फील्ड कम होगा, दैट इज पोटेंशियल यहाँ पे चेंज होगा। तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल में भी अब यहाँ पे दो केस देखने को मिलेंगे, एक एयर का पोटेंशियल और एक डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल, क्योंकि दो केस यहाँ पे दो
मीडियम हो गए, सब मीडियम एयर भी है और कुछ मीडियम बीच में डाइलेक्ट्रिक भी भर दिया है, क्योंकि हाफ फील्ड डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पर। एयर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, तो एयर के लिए डिस्टेंस बचेगा वो बचेगा डी, और टी थिकनेस यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, तो एयर के लिए जो थिकनेस बची वो बची यहाँ पर डी माइनस टी। और जो डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे वो हो जाएगा ई बाई के, क्योंकि के अगर थिकनेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे अगर के है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को के टाइम डिक्रीज करता है। अभी फॉर्मूला देखा था के इज इक्वल्स टू होता था ओरिजिनल टू द रिड्यूस फील्ड, तो यहाँ पे जो रिड्यूस फील्ड आ जाएगी वो हो जाएगी ई बाय के। तो हमेशा याद रखना है डाइलेक्ट्रिक कितनी रिड्यूस कर देगा तो उतने ओरिजिनल फील्ड को के टाइम रिड्यूस कर देगा। तो दैट्स व्हाई वी पुट इट ई बाय के, एंड डिस्टेंस के लिए यहाँ पे टी लगाएंगे। ई को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। ई का वैल्यू अगेन गॉस थ्योरम से हमको मिल गया था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। अगर यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएं चार्ज अपॉन पोटेंशियल, सो चार्ज हमको मिलेगा सिग्मा इंटू एरिया और पोटेंशियल हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा सिग्मा टू सिग्मा, तो हमारे पास कैपेसिटेंस बचेगा एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद हाफ फील्ड डाइलेक्ट्रिक। अगर बीच में हाफ फील्ड डाइलेक्ट्रिक रखा है तो ये फॉर्मूला रहेगा। फुल फील्ड डाइलेक्ट्रिक का तो सिंपली के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एयर के लिए सिर्फ फॉर्मूला रहेगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो तीनों डेरिवेशन में से भी काफ़ी बार पूछा जाता है, कोई भी एक आपसे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम देखें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन करने वाले कैपेसिटर को सिंपली रेजिस्टेंस की तरह ही कॉम्बिनेशन करेंगे, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो अगेन यहाँ पे भी दो केस देखने को मिलेंगे कैपेसिटर के। अगर कॉम्बिनेशन करते हैं हम या तो सीरीज में या फिर हम कॉम्बिनेशन करेंगे इनको पैरेलल में। सीरीज में कॉम्बिनेशन करने के लिए कैपेसिटर का सिंबल ये रहेगा, दो सेम लेंथ की प्लेट्स। पैरेलली कॉम्बिनेशन रजिस्टर फॉर्मूला सेम यहाँ पे रहने वाला है। जो रेजिस्टेंस में सीरीज एंड रेजिस्टेंस में पैरेलल हम लोगों ने पढ़ा है उस फॉर्मूले को रिवर्स कर देते हैं। दैट इज रेजिस्टेंस सीरीज हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो वो फॉर्मूला जाके यहाँ पे पैरेलल में बन जाएगा। तो पैरेलल में फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो जो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला था वो यहाँ पर इन पैरेलल का फॉर्मूला बन गया। एंड देन जो पैरेलल वाला फॉर्मूला था दैट इज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये फॉर्मूला हमारे सीरीज के कैपेसिटर में लगाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि सीरीज वाले का कॉम्बिनेशन में चार्ज हर एक कैपेसिटर पर सेम होगा, जबकि पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर पर डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा कि पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में हर एक प्लेट पे चार्ज डिफरेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन पोटेंशियल पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में सभी पर सेम रहेगा। ये न्यूमेरिकल के लिए भी काफ़ी काम करता है कि सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। इसी के बेस पे अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें कि a network of 410 microfarad capacitor is connected to a 500 volt supply as shown in figure। जैसे कि हमें फिगर में यहाँ पे दिख रहा है कि चार कैपेसिटर हमने यहाँ कंसीडर कर लिए और एक 500 पोटेंशियल के साथ कंबाइन करा दिया, तो द इक्विवेलेंट कैपेसिटर डिटरमाइन करना है हमको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क निकालने के लिए फर्स्टली हमें चेक करना है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, क्योंकि हमारे पास सीरीज वाला फॉर्मूला भी है पैरेलल वाला भी है। तो सबसे पहले वो चेक करने के लिए चेक करते हैं कि यहाँ से एक जंक्शन पे से दो डायरेक्शन में करंट बन जाएगी, एक इधर और एक इधर। अगर इधर करंट जाएगी तो ये सिर्फ फोर्थ वाले कैपेसिटर पे जाएगी, और ऊपर करंट गई तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में चली जाएगी।
दैट मीन्स C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। तो क्योंकि तीनों पे करंट सेम है, दैट मीन चार्ज सेम है, तो तीनों कैसे कनेक्ट माने जाएंगे? सीरीज में। तो C1, C2, C3 अगर सीरीज कनेक्ट है तो इनका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, दैट इज 1/C डैश कंसिडर कर लो। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/C1, 1/C2, 1/C3। वैल्यू लगाएं तो 1/10, एलसीएम लें और इसे क्रॉस करें तो हमें मिल जाएगा 10/3 माइक्रोफैरड। अभी ये तीनों सीरीज हो गए, उसके साथ ये वाला लगा है पैरेलल में, तो फाइनल कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम कर लेंगे C डैश प्लस C4। C डैश आया 10/3 और C4 आया हमारे पास 10। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो इट बिकम 40/3 माइक्रोफैरड। सो दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पहले तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर लिया, फॉर्मूला हमने देखा, वो तीनों सीरीज इसके साथ पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे। पैरेलली कनेक्ट के लिए दोनों को डायरेक्टली सम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 40/3। अभी बी पार्ट में और कुछ भी निकालना है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पे 4 कैपेसिटर है, चारों पे हमको चार्ज निकालना है। अब चार्ज के लिए एक सीन देखा था हमने कि C1, C2, C3 पे तो चार्ज सेम रहने वाला है। अब इनके लिए जो चार्ज हम निकालेंगे, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस पे ही चार्ज Q डैश निकाल दें, दिस इज अ C डैश इंटू V, तो वही चार्ज C1 पे जाएगा, वही C2 पर जाएगा, वही सेम चार्ज C3 पर जाएगा। C डैश हमने पहले ही निकाल के रख लिया, दैट इज 10/3। एंड पोटेंशियल कितना होगा? एज वी नो कि पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है, तो Q4 पे भी ये पोटेंशियल 500 रहेगा और इन तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए भी पोटेंशियल 500 रहेगा, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने पोटेंशियल को 500 ही रख दिया। सो दैट इज ये आ गया 5000/3 माइक्रोकूलम चार्ज, बिकॉज ये माइक्रोफैरड था, हमने चेंज नहीं किया है, तो चार्ज इज माइक्रोकूलम। तो Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q3, तीनों पे चार्ज मिलेगा हमें 5000/3 माइक्रोकूलम। अभी हमने Q4 पे चार्ज और निकालना है, उसके लिए तो बहुत इजी है, हमारे पास इसका कैपेसिटेंस भी दे रखा है, इसका वोल्टेज भी दे रखा है। कैपेसिटेंस दे रखा है इसका 10 अगेन, पोटेंशियल दे रखा है 500, तो इट बिकम 5000 माइक्रोकूलम। तो हमने चारों पे चार्ज भी निकाल दिया है, इनका टोटल कैपेसिटेंस भी निकाल दिया। ओके, क्लियर? चलिए आगे देखें। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर रहा है तो वो चार्ज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसके लिए डेरिवेशन था पहले, लेकिन इस बार सिलेबस से इसके डेरिवेशन को कट कर लिया है, सिर्फ क्वालिटेटिव वैल्यू रह गई है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स टाइप्स में ये एनर्जी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन एज अ डेरिवेशन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, डेरिवेशन कट है। तो अगर हम बात करें एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला देखेंगे एनर्जी का। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 12CV²। एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस हो जाएगा 12CV²। C इज द कैपेसिटेंस एंड V इज द पोटेंशियल। इसको हम फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। माना C का हम वैल्यू लगा दिया, C का वैल्यू लगा दिया Q/V, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा Q इंटू V। अगर यहाँ से V का वैल्यू लगा दें तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा C इंटू Q²/C², एंड C कैंसिल होगा। तो आप देखो तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले बन गए एनर्जी के। मेन फॉर्मूला तो 12CV² ही चलेगा आप लोगों का, लेकिन आपको अगर चार्ज एंड पोटेंशियल टर्म में गिवन है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चार्ज एंड कैपेसिटेंस गिवन है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लाइक पावर के फॉर्मूले, पावर का VI भी था, I²R भी था, V²/R भी है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम कोई भी फॉर्मूला एनर्जी का यूज कर सकते हैं। मेनली ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा याद रखना है, 12CV²। अच्छा, एक और सीन यहाँ पे देखने को मिलता है कि सपोज अगर हमने दो कैपेसिटेंस को आपस में ज्वाइन कराया, लेट इसकी एनर्जी E1 थी, इसकी एनर्जी E2 थी,
दोनों को कॉम्बिनेशन करा दिया। कॉम्बिनेशन करा दिया दोनों का, E1 और E2 एनर्जी का। तो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या E1 प्लस E2 हो जाएगा, या फिर E1 प्लस E2 यानी कि दोनों के सम से कम हो जाएगा। तो हमें देखने को मिलेगा कि अगर एक E1 एनर्जी दैट मीन 10 जूल अगर कंसीडर करें, इसको भी 10 जूल कंसीडर करें, तो टोटल एनर्जी 20 जूल नहीं होगा, टोटल एनर्जी 20 जूल से कम रह जाएगा। दैट मीन जो टोटल एनर्जी है वो लेस देन रह जाएगा E1 प्लस E2 से। तो ये जो एनर्जी लॉस हुआ है इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, डेरिवेशन था पहले, लेकिन हम सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। एनर्जी लॉस क्यों हुआ है पहले समझ लेते हैं कि जब एक कैपेसिटेंस को दूसरे कैपेसिटेंस से आप कनेक्ट करोगे तो हायर पोटेंशियल से, हायर कैपेसिटर वाले पोटेंशियल से चार्ज लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम दोनों का सेट ना हो जाए। एंड उसके मोशन में यहाँ पे चार्ज में कोलिजन होएगा, कोलिजन से हीट आएगा एंड कुछ एनर्जी इन टर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी, और जो भी एनर्जी इन टर्म ऑफ हीट रिलीज होगी वही हमारा एनर्जी लॉस कहलाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे एनर्जी लॉस का ही बार पूछा जाता है, तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे एनर्जी लॉस का 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप एनर्जी लॉस के टर्म में यूज कर सकते हैं। नाउ एनर्जी की डेरिवेशन तो कट्स है, तो लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर कि a 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery, how much electrostatic energy is stored। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये कैपेसिटर इतना वोल्टेज है, कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो डिपेंड करेंगे क्या हमें गिवन है, हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस गिवन है 12 पिकोफैरड, दैट इज 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरड, इसको ऐसा यूनिट में ब्रेक कर लिया। एंड हमें यहाँ पोटेंशियल गिवन है 50 वोल्ट। तो हमारे पास एनर्जी निकालने के लिए तीन फॉर्मूले थे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी हमें दो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगा ले। तो यहाँ पे हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर ही फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि सी और वी दोनों ही गिवन है। हाफ इसी तरह से रखें 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 एंड वी की वैल्यू लगाने 50 स्क्वायर। इसको कैंसिल करें तो ये हमारे पास 6 बचेगा एंड दिस इज 2500। 25 6 150 हो गए और 10 की पावर माइनस 10 रह गई, दो जीरो से पावर को निकाल दिया। तो इट इज 1.50 इंटू 10 की पावर माइनस 8 जूल। तो 1.50 10 की पावर माइनस 8 जूल, वन आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो एक सिंपली से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड मिल सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखें तो 60 picofarad capacitor is charged to 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor। आपके पास क्या था, आपके पास एक कैपेसिटर था 600 picofarad का और इसको 200 वोल्ट से चार्ज किया एंड देन बैटरी डिस्कनेक्ट की एंड इज कनेक्टेड अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड, और इसको ले जाके एक और 600 पिकोफैरेड से कनेक्ट कर लिया। अनचार्ज का मतलब होगा कि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट था। तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, तो एनर्जी लॉस्ट होगा, अभी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखा एनर्जी लॉस का, क्यों होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज चलना शुरू होगा। तो ये जो हाईली चार्ज कैपेसिटर था ये इस अनचार्ज कैपेसिटर को भी चार्ज करेगा, तो इससे चार्ज इस तरफ मूव करेंगे, मूव करने में चार्ज कोलिजन होगा, हीट होगा, और उसी हीट के टर्म में एनर्जी लॉस होगी। कितनी एनर्जी लॉस होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारे पास, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। यहाँ अगर वैल्यू लगाएं तो C1 की जगह हमारे पास 600 पिकोफैरड, दैट मीन 10 की पावर माइनस 12। C2 भी हमारा सेम वैल्यू है, दैट मीन 600 10 की पावर माइनस 12। V1 हमारा 20 है और V2 हमको 0 गिवन है, और नीचे हमारे पास है C1 प्लस C2 दैट इज 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12।
अभी हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1/2, ऊपर वैल्यू ऐसे रख लेते हैं 600 10⁻⁻12, ये भी 600 इंटू माइनस करेंगे, सो इट बिकम 200, 200 का स्क्वायर करें तो 2 to the 4, 20 की पावर हो जाएगी 4, और नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 600 10⁻⁻12, दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों सेम वैल्यू है, तो 2 टाइम्स ऑफ, अभी यहाँ से कैंसिल करके देखें तो 600 पूरी तरह से कैंसिल हो गया एंड 10⁻⁻12 भी यहाँ कैंसिल हो गया, इस 2 से कैंसिल करें सो दिस इज 2 एंड दिस 2 से ये 2 भी गया, तो हमारे पास ओनली वैल्यू रह गई ऊपर न्यूमरेटर में, क्या वैल्यू रह गई, तो एनर्जी लॉस हमारे पास बचेगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू ओनली रह गई 600 एंड डोमीटर पूरी तरह से कैंसिल हो गया है, इंटू 10 to the power -12 और ये बची +4 दैट इज -8, यानी कि लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, तो इतनी एनर्जी हमारी यहाँ पे लॉस हो जाएगी। इसी बेस पे आप और भी क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड बाकी जो भी क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी क्वेरीज को बता भी सकते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व भी करेंगे। तो फिलहाल कैपेसिटर के लिए अगर आप ये देखें एंड बाकी आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये कैपेसिटर यहाँ पे निपट जाता है।